17वीं का एक चांस है कि उसमें जो है सीटों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। करंट अफेयर्स आप जितना यूज टू रहिएगा डेली लाइफ में, वो आपको बहुत फायदा करेगा, पीटी में भी एज वेल एज मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इस बीच बीपीएससी के द्वारा 67वीं तो क्लियर किया ही गया फाइनल रिजल्ट, 68 का भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आ चुका है। अब जब से 68 का रिजल्ट आया है उसके बाद बहुत सारे छात्रों का मैसेज भी आ रहा है, कोई अपने सिलेक्शन के बारे में बता रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्वेरीज भी हैं उनका। मसलन क्या ज्वाइनिंग के बाद जो है यूपीएससी या आगे पीसीएस का जो भी तैयारी है उसके लिए हमको मौका मिलेगा या कैसे मिलेगा, उस पर बहुत छात्रों का क्वेरीज है। क्योंकि निश्चित रूप से बहुत सारे छात्र अभी यूपीएससी जो 2024 है उसका पीटी मेंस की बात कर रहे हैं। साथ साथ जो 68 में कुछ पोस्ट का कम्बिनेशन है, जैसे कि आपको आपदा प्रबंधन पदाधिकारी है, फायर ऑफिसर है, तो कुछ जो नए पोस्ट इस बार ऐड हुए थे उसका क्या क्राइटेरिया है, वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट है, उन सब पर बात करूंगा। 67वीं के ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे छात्र अब भी कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें होंगी। 70 के बारे में बात होगी कि 70 का अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है बहुत ही क्रूशियल समय बचा है, क्योंकि अब बीपीएससी के पास कंबाइंड एग्जामिनेशन में कोई एग्जामिनेशन नहीं बचा है एक्सेप्ट 70वीं बीपीएससी। तो इन सब चीज़ों पर बात होगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जिनका भी 68वीं में अंतिम रूप से चयन हुआ है उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपने अपने जीवन के एक नए शुरुआत को अब इसके बाद सफ़र करना है, तो इसके लिए आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 68वीं पे आएंगे, लेकिन 67 पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 8 जनवरी के बाद से जो है पहले 67वीं के अंतर्गत जिनका सिलेक्शन हुआ था तो उनको बीएस वालों को कॉल आया था काउंसलिंग के लिए, और लेटर ऑन चरणबद्ध तरीक़ों से हर एक विभाग को जो 67 के अंतर्गत जितने भी पोस्ट थे और उनका जो संबंधित विभाग था काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। और उनका काउंसलिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो इट इज़ मस्ट पॉसिबल कि मिड फरवरी या फिर मार्च, यानी कि फरवरी मार्च आप मान के चले कि आप लोगों को विपाट बुला लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ऑब्वियसली अब से ट्रेनिंग का मॉड्यूल बदल चुका है। जो पहले हम लोग को 15 दिन का कंबाइंड था कोर्स, है ना, जिसमें कि बीपीएस यानी कि डीवाईएसपी और सारे सर्विसेज साथ में किए थे, उसके बाद इंडक्शन कोर्स शुरू हुआ था, तो उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाया गया है, 2 महीना 3 महीना, और फिर एक महीना लास्ट में सर्विस कन्फर्मेशन है, और 6 महीना आपको फील्ड में ट्रेनिंग लेना है। तो इस तरह से आपका ये नया मॉड्यूल बना है। अब से जो भी होंगे इसी मॉड्यूल के आधार पर आप लोगों को काम करना है आगे। तो जो 67 वाले हैं वो घबराए नहीं, आपका बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग जैसे जैसे सबका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, 68वीं का जो भी सिलेक्टेड हुए हैं अब वो सोच रहे हैं, कुछ छात्रों का ये था कि क्या कंबाइंड 67-68 होगा। तो देखिए, मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि 68वां का भी रिजल्ट ही आया, उसके बाद 68 का डोजियर फिर से हर एक विभाग को भेजा जाएगा बीपीएससी के द्वारा, फिर उसका काउंसलिंग और बुलाया जाएगा। तो मुझे लगता है, और जिस तरह से स्ट्रेंथ है 67वीं में आपको 800 प्लस स्ट्रेंथ है, और उसके बाद फिर 68वीं में भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों को कंबाइंड किया जाएगा। ये क्वेश्चन क्वेरीज था किसी छात्रों का कि क्या 67-68 दोनों का कंबाइंड ट्रेनिंग एक बार होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन होने की कुछ भी हो सकती है। बट इन फैक्ट्स की बात कीजिएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो 68 का ट्रेनिंग कब होगा, तो ऑब्वियसली आप मान के चलिए कम से कम 3-4 महीना तो निश्चित रूप से है। ऑब्वियसली अभी तक 67 का नहीं शुरू हुआ है, तो आपके पास ये चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं एक बहुत ही जेन्युइन सवाल पर। एक 67 के कैंडिडेट ने भी ये सवाल पूछा था, 68 के भी कैंडिडेट ने एक सवाल पूछा है कि क्या ज्वाइनिंग के बाद यूपीएससी या आगे की प्रिपरेशन के लिए हमको छुट्टी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। देखिए, बीपीएससी में बहुत क्लियर कट है, यदि आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं और ट्रेनिंग उस बीच में स्टार्ट हो जाती है तो आपको बार बार रिमाइंडर भेज करके ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा ही बुलाएगा। इन केस आप लेट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि 2-3 बार आपको नोटिस दिया जाता है पेपर में ज्वाइन करने के लिए। कुछ 64वीं को अभी तक नोटिस दिया रहा है, 65वीं को, तब तक आपके पास ज्वाइन करने का ये रहता है, ऑप्शंस रहता है कि आप ज्वाइन लेट से करिए। ऐसा होता है, बहुत सारे छात्र देखते हैं, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि उस बीच वो कुछ और तैयारी करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारों का सिलेक्शन हो भी जाता है दूसरे मतलब कि जॉब्स में। तो आपके पास ये एक ऑप्शंस है कि आप डिले ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि तत्काल आपको कुछ नुकसान होगा, जैसे कि वेतन, सर्विस इत्यादि का, और लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में यदि आप ये देख रहे हैं कि नहीं हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग में डिले करके तैयारी करना है, तो वो आपके लिए एक ऑप्शन बन सकता है। तो आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग के बाद तुरंत छुट्टी मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ये मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि
वो तो आपका प्रोबेशन पीरियड ही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अर्न लीव या फिर मतलब कि मेडिकल लीव या फिर स्टडी लीव, तो वो तभी मिल पाता है जब एक बार आपका सर्विस कंफर्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा सा, और अभी चुनावी मौसम होने वाला है, तो स्वाभाविक सी बात है आपका यदि 68 का ट्रेनिंग लेट से भी शुरू होगा तो यदि ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको फील्ड में तब तक ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। तो ये बात आप क्लियर कट रखिए, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा चीज़ों को मैनेज करने में। तो आप देखिए आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है। हाँ, वेतन के बारे में भी कुछ पूछ रहे थे, तो देखिए ज्वाइनिंग के बाद अमूमन 2 से 3 महीना के अंतर्गत वेतन मिल जाता है। विपार्ट भी खुद पहल करती है कि इन लोगों का प्राण खुल जाए और सब कुछ हो जाए, ताकि एक बार पहले आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा, आपका जिला अलॉट किया जाएगा, ताकि आपका प्राण नंबर ये सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो पूरा हो जाए, ताकि आपका सैलरी 2 से 3 महीने के अंतर्गत शुरू हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया, आप ज्वाइनिंग में डिले कर सकते हैं। छुट्टी का थोड़ा सा समस्या है, जो आप यूपीएससी आगे की प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। हाँ, एक बात तो है कि आप जॉब में आ जाने पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टाइम मैनेज करना, लेकिन करने वाले कर लेते हैं वो भी, क्योंकि आपकी यदि फैमिली स्थिति ठीक नहीं है, आपको तुरंत से तुरंत चाहिए, दरकार है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको आगे की तैयारी करना है वो देख सकते हैं। आ जाते हैं अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर कि लोग पूछ रहे थे कि आपदा प्रबंधन पदाधिकारी क्या है। किन्हीं का एक रैंक है 98 रैंक या किसी के आसपास है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो देखिए आपदा प्रबंधन पदाधिकारी नॉर्मली क्या होता है ना कि जिला में जो है आपदा का सारा जो हेड होता है, उसका जो मेन पदाधिकारी वो जिलाधिकारी होते हैं। इनफैक्ट हर एक विभाग का तो मेन जिलाधिकारी ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ रेगुलेट होता है। अभी तक उन्हीं के अंतर्गत होता था, और कोई जो जिला के सीनियर पदाधिकारी होते थे या एसडीसी रैंक के होते थे, या फिर उसी विभाग में आपदा विभाग के अंतर्गत ही कोई प्रमोटी होते थे, तो उनको उसका विभाग, उस कोषांग का जो है प्रभारी नियुक्त कर दिया जाता था, ठीक है, आपदा वाला का। लेकिन अब से जो है ये 68वीं में जो पोस्ट आया है आपको आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का, मेरे पास है नोटिफिकेशन भी मैं देख रहा हूँ, इसमें जो है सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, सहायक है, ठीक है ना, डायरेक्ट आपदा नहीं, मैंने कहा ना, क्योंकि आपदा तो आपका जिलाधिकारी ही होते हैं। अब जो वो कोषांग पहले कोई एसडीसी या फिर कोई बड़ी पदाधिकारी देखते थे, अब ये सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बनने के बाद वो कोषांग जो है आपदा वाला कोषांग, वो कौन देखेंगे, तो ये जो 68वीं से चयनित होकर जा रहे हैं वो देखेंगे। लेवल 8 का जॉब है, पहली बार क्रिएशन ही किया गया है इस जॉब का, ठीक है ना। इस सेवा का आपका जो सेवा होगा वो होगा राज्य आपदा प्रबंधन सेवा, ठीक है ना। आपका सेवा कैडर अलग किया गया है। टोटल इस बार जो बहाली हुआ है 43 सीट पर बहाली हुआ है, ठीक है ना। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें कार्य क्या करने हैं। आपको पता है कि जो बिहार में है यहाँ पर भी बहुत सारी आपदाएँ आती है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, या फिर लू है, या फिर अभी जो बिजली का है जो थंडर बोल्ट होता है, उसको भी आपदा की श्रेणी में ला दिया है। तो बहुत सारी आपदाएं होती हैं, तो उस आपदा को रेडीनेस, प्रिपेयरनेस करने के लिए जो है इन पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है, ताकि क्विक रिस्पांस के साथ उसका एक अलग अधिकारी ही बना दिया गया जो उसी विभाग को देखेगा। उस विभाग का सारी चीज़ को स्पेशल उसके पास जानकारी होंगी, स्पेशल जो है मैकेनिज्म होंगे डील करने के लिए, तो इसको बनाया गया है। आपको इसका एक जिला के मुख्यालय में अमूमन होता है कि समाहरणालय में ही इसका ऑफिस मिल जाता है, या फिर कभी कभी समाहरणालय के अगल बगल में भी इसका ऑफिस रहता है, लेकिन वो समाहरणालय का ही अंग माना जाता है। आपका ऑफिस मिलेगा, आपको क्लर्क मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको गाड़ी भी इसमें एक मिल जाएगी। तो ये है आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की भूमिका। लेवल 8 का है, ऑब्वियसली अभी पहली बार है, तो इसके प्रमोशंस और क्या हैं वो तो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। तो ये हो गया पोस्ट, ठीक है। काम कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेक्शन इन नॉर्मल केस नहीं है, बट हाँ आपदा की जब भी कोई बात होगी, भूकंप है, बाढ़ है, राहत है, तो उस सब में अलग ही है, उस सब में आपको कहीं ना कहीं खोजा जाएगा, देखा जाएगा। तो इस तरह का ये जॉब है, पहली बार आया है। जैसे 66 में एडीटीओ पहला बार क्रिएट किया गया था, तो उसी तरह से इस बार सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद पहली बार क्रिएट किया गया है। एक इसी तरह से देखिए जो पद है आपको जिला अग्निशमन पदाधिकारी लेवल 9 का पद है, और इसमें जो है 19 पद पर बहाली हुआ है इसी बार 68वीं में, गृह विभाग आरक्षी शाखा। तो आप एक तरह से आप समझिए जैसे डीवाईएसपी होता है नॉर्मल जो पुलिसिंग होता है, उसी तरह से जो फायर है, आपको पता है ना कि अग्निशमन का भी अब जो है अग्निशमन के लिए फायर कांस्टेबल का नियुक्ति किया गया था। वो मतलब कि केंद्रीय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो सिपाही का भर्ती करता है, उसके बाद उसमें एसआई का भी होगा, एसआई का भी भर्ती हुआ है आपको मतलब कि
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा उस लेवल का, अग्निशमन के लेवल का ऐसा का, ठीक है ना। अनुमंडल लेवल का भी उसमें भर्ती हुआ है। तो जो जिला लेवल का भर्ती होगा वो अभी बीपीएससी के द्वारा किया गया है। तो ये भी एक नया कैडर क्रिएशन हुआ है, 1-2 सालों से इस पर एक्सरसाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अग्निशमन पदाधिकारी है, तो स्वाभाविक सी बात है जो अगलगी की घटना है, जो फायर ब्रिगेड है, जो उसका अपना फोर्स है, जो रेस्क्यूज टीम है, उस पर इसका काम है और उसका संबंधित सब कुछ है। लेवल 9 का पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है आपका। एक बात तो मान के चलिए कि आपका पोस्टिंग जिला में है, मे बी मैक्सिमम चांसेस है कि रहने का संभावना हो। किन्हीं केसों में आपको हो सकता है तो अनुमंडल लेवल पर भेजेगा, वो भी इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन आपका चूंकि पोस्ट जिला लेवल का है, क्योंकि ये जिला अग्निशमन पदाधिकारी का है, तो ऑब्वियसली आपका पोस्टिंग जिला में ही रहेगा। तो जो अग्निशमन सेवा या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आपको देखना है। ये हो गया। उसके बाद आपको पुलिस अधीक्षक डीएसपी पता ही है, कारा अधीक्षक जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो, राजकर सहायक आयुक्त वो भी आपको पता ही है। ये सब अवर निर्वाचन पदाधिकारी, इनका पोस्टिंग आपको नॉर्मली अनुमंडल से होता है। अवर निबंधक से अवर निबंधक, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, अनुमंडल लेवल पर इसका होता है। 20 पोस्ट है, निबंधक है ना, रजिस्ट्रार। तो ये भी एक बहुत अच्छा जॉब है, लोग इसको प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट 2 या 3 रैंक वाले ही शायद हमको लगता है, इनफैक्ट मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन टॉपर रैंक भी अभी इस बार जो है अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक को दिए हैं, ठीक है ना। श्रम अधीक्षक हैं, लेबर सुपरिटेंडेंट है, लेवल 9 का पोस्ट है। ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसके बाद आपको सीनियर डायरेक्टर पर प्रमोशन मिलता है श्रम विभाग में, ठीक है ना। नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग में। प्रोबेशन पीओ, आपको पता है कि जो जेलर जेल में जाते हैं और जो कैदी से और पब्लिक से इंटरेक्शन करते हैं, उनके कैदी सुधार के लिए काम करते हैं एक्चुअली, सहकारिता विभाग में है। उसके बाद एक पदाधिकारी है बिहार शिक्षा सेवा, ये भी बहुत अच्छा जॉब है। पहली बार इसमें जो पोस्टिंग आपको मिलेगी, 4 पोस्ट है, उसमें पीओ मतलब कि उसके बाद डीपीओ बनते हैं शिक्षा विभाग में, ठीक है ना। और फिर यही अंत में जाकर के डीईओ बनते हैं। पीओ मतलब 6 महीने का आपका रहेगा, उसके बाद फिर डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, पहले प्रोग्रामिंग ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, फिर आपको डीईओ बनेगा। तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है, खासकर लड़की लोगों के लिए तो बहुत शानदार जॉब है, लड़कों के लिए भी है, मतलब ऑफिशियल टाइप का जॉब है। और इसमें जब आप जाइएगा तो आपको काफ़ी अच्छा शिक्षा विभाग में आपकी पूछ रहेगी, ये तो कंफर्म मान के चलिए, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें हैं। फिर राजस्व अधिकारी है, आपूर्ति निरीक्षक, जिससे मैं हूँ, उसका तो पता ही है कि आपको ब्लॉक में जो सप्लाई वाला डिपार्टमेंट है उसको देखने को मिलेगा। SC/ST है, जो ब्लॉक लेवल हुआ, वो SC/ST से जो भी योजनाएं हैं और उसका कल्याण की बातें हैं उसको यहाँ पे आपको किया जाएगा। तो ये हो गई आपको 22 तरह के पोस्ट थे, उसके बारे में है। कुछ नए कैडर हैं, अग्निशमन या सहायक जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, तो ये सब चीज़ें आपको मेरा भाई मैंने बता दिया। वही है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, निश्चित रूप से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट पल है आपके लाइफ में। इसको एंजॉय कीजिए अभी कुछ दिन, और साथ ही साथ अब तैयारी हो जाइए। एक बार आप जब बिहार सरकार के अंतर्गत पूरी तरह से आ जाइएगा, फंक्शनल हो जाइएगा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें भी आप देखिएगा, अनुभव भी कीजिएगा। जो कुछ ऑर्थोडॉक्स कॉपी बुक्स स्टाइल होती हैं, जो बातें होती हैं, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। रियलिटी कुछ अलग होती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। बट आपको बहुत बहुत बधाई। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी का। तो लगभग जो भी कंबाइंड एग्जामिनेशन है, इनफैक्ट टीचर वाला भी कंप्लीट हुआ था, टीचर वाला तो वैकेंसी अगस्त में आएगा, लेकिन कंबाइंड के एग्जामिनेशन में अब अगला है 17वीं का। 17वीं का आपको पता है कि कब है, तो 30 सितंबर को इसका जो है पीटी है, और नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, नोटिफिकेशन आने में टाइम है। ऐसी संभावना है कि 17वीं में सीटों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है। एक तो चुनावी वर्ष है, और 2 बार से 68 और 69 में सीट जो थे, सीट का जो कॉम्बिनेशन था शायद उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता है कंपेरेटिव टू 67वीं बीपीएससी। तो इस बार उम्मीद है कि 70 में आपको सीटों का कॉम्बिनेशन बढ़िया आएगा। तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी टफ होगा। आप देखिए 70वीं में 553 कट ऑफ चला गया था, या 555 500 ऐसे 53 या 55 गया था, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा। और वही 66वीं में 535, और 68वीं में देखिए फिर 531, शायद 531 आ गया। तो कितना फ़र्क पड़ता है। जब सीटें उस तरह की आती हैं तो स्वाभाविक मान के चलिए कंपटीशन आपका टफ हो ही जाएगा, कट ऑफ बढ़ ही जाएंगे। 15 नंबर कट ऑफ बना था मेंस में, और मेंस में 15 नंबर कट ऑफ बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा ये रहता है, टफनेस रहता है। तो वही मैं बता रहा हूँ 17वीं का एक चांस है कि उसमें जो है सीटों का कॉम्बिनेशन बढ़िया आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, अब पुरानी वाली बातें नहीं है कि आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के या कुछ चीज़ों रट्टा मार करके आप पास कर जाइएगा। आपको अपने तैयारी को पूरे डाइवर्सिफाइड वे में आगे लेना कर जाना है। अभी आप करिएगा क्या, तो देखिए अभी तो आपको निश्चित रूप से कम जून तक
पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेकर के तैयारी कीजिए। पीटी का तो तैयारी करना ही, आप जैसे मान लीजिए कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, उसका अपने एक सिनॉप्सिस बनाना ही है, क्योंकि न्यूज़पेपर से करंट या न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उस पर शॉर्ट टाइप का मेंस में पूछा जा रहा है, मतलब शॉर्ट नोट्स में। तो ये पेपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब करंट अफेयर से आप जितना मतलब यूज टू रहिएगा डेली लाइफ में, वो आपको बहुत फायदा करेगा, पीटी में भी एज वेल एज मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो पेपर को तो आपको जारी रखना ही है, उसका एक सिनॉप्सिस बनाना ही है। अभी आपके पास टाइम है तो सारी चीज़ों को आप लीजिए, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लीजिए बीपीएससी के, और साथ ही साथ उसके साथ यूपीएससी के क्वेश्चंस को लीजिए, यूपीपीएससी के क्वेश्चन को लीजिए, उसको देखिए, वो आपको डायरेक्ट पीटी में काम करेगा। उसके साथ साथ आप मेंस का 67-68 का मेंस का क्वेश्चन उठाइए, उसको देखिए किस तरह से डायनेमिक चेंज हो रहा है एक टॉपिक को। तो टॉपिक वाइज अपना क्लियर कीजिए, चाहे हमको हिस्ट्री का क्लियर कर लेना है, मेंस की मैं बात करना, क्योंकि अभी 6 महीना तक आपको पीटी मेंस दोनों साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, ये क्लियर मान के चलिए। क्योंकि मैं अब मतलब मुझे ये बोलते हुए अब बिल्कुल भी डाउट की आशंका नहीं है कि यदि आप प्रॉपर वे में साल भर तैयारी नहीं करते हैं तो आपको पीटी मेंस या बीपीएससी क्लियर नहीं होगा। ये तो आप लिख कर लीजिए, कंबाइंड वाला बीपीएससी, ठीक है ना, जो कंबाइंड एसएससी एग्जामिनेशन होता है, नहीं क्लियर होगा, बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। लेकिन अभी से लेकर के जनवरी का मौसम है, सितंबर तक यदि आपका पीटी है और उसके बाद मेंस जनवरी में है, तो ऑब्वियसली अभी तो आपके पास 1 साल का प्रॉपर टाइम है, ठीक है ना। और अभी कोई फ्रेशर न्यू कमर भी स्टार्ट करे और पूरी तरह से मेहनत करे और उसको गाइडेंस अच्छा हो तो अनडाउटेबली वो एग्जाम निकाल सकता है और टॉपर भी बन सकता है। इस बार के जो 68वीं के टॉपर हैं, आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि किस तरह उन्होंने सेल्फ स्टडी से ही किया है, तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सेम टाइम बोल रहा हूँ कि गाइडेंस का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ लोगों के पास ऐसी क्षमता होती है कि खुद से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में खासकर आप अपना समय कम करना चाहते हैं प्रिपरेशन में, तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपके कोई टीचर कर सकते हैं, कोई कोचिंग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो वो आपके जो जर्नी होता है ना उसको घटाता है, उसका जो संघर्ष है उसको घटाता है। तो मैंने ये बता दिया, एनसीईआरटी को आप पढ़िए और पूरा डिटेल अध्ययन कीजिए। एनसीईआरटी के साथ आप चाहें तो घटना चक्र का जो पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है उसको पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए। यूपीएससी के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, यूपीपीएससी के और बीपीएससी के, कम से कम इतना चीज़ तो आप कर ही सकते हैं ना। और इतना चीज़ आप कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यूं ही आपको मिल जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। मेंस के लिए मैंने कहा कि थ्रो रीडिंग आपको करना है, पॉलिटी के लिए भी अलग है ना। जैसे कि मतलब कि लक्ष्मीकांत की बात की जा रही है या फिर कोई भी चीज़ें की जा रही है, या एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत को आप कंबाइन करके चलिए। अभी जो आप पढ़िएगा उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और अभी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वही है एक रेगुलेटरी बना करके 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, या जितना ही पढ़ना है, या एक टारगेट सेट करके, घंटा भी छोड़ दीजिए, टारगेट सेट करके हाँ हमको इतना इतना कवर करना है। क्योंकि फिर जून के बाद आपको रिवीजन पे जाना होगा और फिर कम से कम 2 महीना, सितंबर से पहले अगस्त सितंबर 2 महीना तो आपको फुली पीटी पर करना पड़ेगा। उसका प्रैक्टिस सेट्स अभी आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन अंत समय में जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपका एक फ्रेशनेस आ जाए। तो ये हो गया, इसको आप करते रहिए। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि निश्चित रूप से जब आप अभी 69वीं वाले पोस्ट सिलेक्शन देंगे या फिर कुछ भी देंगे तो उस समय आप बहुत सावधानी बरतें। सलाह लें किसी से कि कौन सा पोस्ट सिलेक्शन बेहतर होगा, क्योंकि बीपीएससी में जो डीवाईएसपी का पोस्ट होता है या उसके समकक्ष जो भी पोस्ट होता है उसके लिए सबसे मिनिमम एज होता है 20 साल। हालांकि उसमें कुछ ऐसा भी है कि नॉर्मल जनरल मेल के लिए आपको 5 फीट 5 इंच का हाइट भी मांगता है, SC ST के लिए 5'3" का हाइट मांगता है और फीमेल के लिए 5'2" का हाइट मांगता है। तो उसके साथ हाइट का पंगा है। बट बीपीएससी में, डीएसपी में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सब मतलब पुलिस वाला सेवा का जो भी होगा उसमें सबसे कम साल जो है 20 साल है, उसके बाद और सब मतलब पोस्ट है। तो पोस्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ में आप गलती मत कीजिएगा। ये मैं बार बार दे रहा हूँ क्योंकि आपका पूरा मेहनत है ना, पूरा मेहनत है और उसके बाद आपका पोस्ट सिलेक्शन में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप जो ऑप्ट कीजिएगा उसी के आधार पर आपको पोस्ट फाइनल होता है। तो जो 69वीं वाले करेंगे या 70वीं वाले करेंगे तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे। खास करके अंतिम पोस्ट सिलेक्शन में बता रहा हूँ कब आपको फाइनल माना जाता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और एक प्रोफॉर्मा बनते हैं ना, फॉर्मेट वो एक प्रपत्र ख करके आता है, 1 या 2 करके आता है, उसमें एक पोस्ट प्रेफरेंस वाला होता है, वो जो आप भर के देते हैं वही फाइनल होता है। तो उसमें ज़रूर आप इसका ध्यान रखेंगे। बाकी 70वीं वाले करते रहिए, कम से कम आप
प्रीवियस ईयर के तो बना जाइए, प्रीवियस ईयर बनेगा तो आपके लिए बहुत कुछ होगा। और मैंने एक बताया कि आप न्यूज़पेपर को देखते रहिए, उसका सिनॉप्सिस तैयार करते रहिए, ये दोनों आपके लिए रामबाण है। उसके अलावा भी वर्ल्ड अफेयर है, STDIQ है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो करंट के पर्टिकुलर टॉपिक को डील करते हैं। या फिर अंकित अवस्थी सर का चैनल, बहुत सारे हैं यूट्यूब पर। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिसका मैं खुद नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको PT एज वेल एज मेंस में भी आपके पास कंटेंट होगा कि हाँ उन चीज़ों को लिख पाएँ, क्योंकि अब BPSC बिल्कुल UPSC पैटर्न पे आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकायदा तैयारी करते रहिए और असफलताओं से घबराना नहीं है। जो सरसेटिंग में छूट गए होंगे, RCT में छूट गए होंगे, बिल्कुल मत घबराइए। हो सकता है कि अभी आप में वो कैपेबिलिटी नहीं आई होगी, या दूसरा पक्ष ये भी कि आपके लिए कुछ बेहतर इंतजार कर रहा होगा। कोई 2 बार भी से भी 3 बार से भी छूट रहे होंगे, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। रेगुलर मेहनत करते रहिए कि सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसी नोट्स पे आज के वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।